दोस्तों, आज हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पंजाब मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी एक बार फिर हैं। अंसारी साहब, आपका स्वागत है नई परख के मंच पर एक बार फिर। पिछली बार हम लोगों ने थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के ऊपर आपसे चर्चा की थी, जो नई परख के दर्शकों के बीच में वो हमारा वीडियो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आज की चर्चा के केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ताज़ा फैसला होगा, जो उसने उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत के सिलसिले में दिया है। मैं कोई कानूनी आदमी नहीं हूँ, अखबारों में खबर पढ़कर मेरे ऊपर जो उसका असर पड़ा, यानी मेरे दिमाग में जो सीधे-सीधे सामान्य ज्ञान से जो बातें आईं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। अ, यूपीएपी जो कि एंटी टेररिस्ट आतंकवाद विरोधी कानून है, उसके तहत इससे पहले 16 बार, 1-2 बार नहीं बल्कि 16 बार सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न बेंचों और उन पे बैठे हुए न्यायाधीशों ने फैसला दिया है कि अगर लंबे अरसे तक कोई व्यक्ति जेल में बंद है, इस आतंकवाद विरोधी कानून के तहत और जांच रुकी हुई है, जांच किसी मुकाम तक नहीं पहुंच रही है, तो इसको आधार माना गया है जमानत देने के लिए। लेकिन इस मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई और अदालत ने ये कहा कि इतने दिनों तक, यानी 5 साल से वो लोग जेल में बंद हैं, इतने दिनों तक जेल में बंद रहना अपने आप में कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि जमानत के बारे में हमदर्दी से सोचा जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है कि कोई भी इंसान अगर जज बनता है तो उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एक तो उसको नॉलेज ऑफ लॉ होना होगा, हम्म। उसके बाद उसको बोल्ड होना होगा, करेजियस होना होगा, हम्म। फियरलेस होना होगा, कंपैशनेट होना होगा। अगर ये क्वालिटीज नहीं है एक आदमी में तो बड़ा मुश्किल है जज की कुर्सी पे बैठकर जज की तरफ फैसला करना। अब ये जो जजमेंट आया, ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, अभी तक वो अवेलेबल नहीं हुआ है। लेकिन जितना कि सोशल मीडिया पे और पेपर्स में आया, न्यूज पेपर्स में आया है, उसके मुताबिक ये समझा जा रहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस को कोर्ट ने, मैं बोलूंगा, डिफरेंटली देखा है बाकी लोगों के जो उनके को एक्यूज थे 5 उनके मुकाबले। ये सही है सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है हर एक एक्यूज का बेल के ग्रांट को डिफरेंटली और इंडिविजुअली एग्जामिन करना पड़ेगा। कोर्ट एंटाइटल है और कोर्ट नहीं है। ये भी सही है कि कुछ लोगों ने जैसे बोला कि बेल इज द रूल एंड रिजेक्शन इज एन एक्सेप्शन, will be applicable to general law, not special law, such as the one which we have, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम यूएपी बोलते हैं। लेकिन जो बात आपने उठाई है वही सबसे बड़ी बात है कि क्या एक एक्यूज को जेल में इतना लंबा रखा जा सकता है जैसे इस केस में हुआ है या किसी भी केस में हो। क्योंकि स्टैट्यूट जो बनता है वो पार्लियामेंट्री पावर के अंडर में बनता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है तभी बन सकता है। तो यहाँ जो कानून बनाया गया यूएपी में वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा, तभी यूएपी में लोग अरेस्ट किए जाते हैं और उनके रिलीज पर भी बेल में बहुत अड़चने आती है।
मेरे ख्याल में अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 35D जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, उस पर पहला फैसला हमारा ही था गुवाहाटी हाई कोर्ट में, शायद। क्योंकि एनआईए जब बना तो उसके फर्स्ट अरेस्ट बेंगलोर में हुआ, फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ बेंगलोर में, सॉरी, लेकिन अरेस्ट फर्स्ट गुवाहाटी में हुआ। और तब ये भी पता नहीं था कि ये किसके पास जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को था कि ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में जाएगा, और आपको शायद ताज्जुब होगा कि पहले ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही में जाता था, जब तक कि हम लोगों ने फैसला नहीं दिया कि या तो ये स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा जो इसके एक्ट के अंदर कंस्टिट्यूट होगा, या सेशन जज के पास जाएगा। तो और उसके बाद अपील होगी हाई कोर्ट में। ये फैसला जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट का पहले था, जो अल्टीमेटली सबने मान लिया। अब ये है कि अगर 5 साल का अरसा काफी नहीं है एक एक्यूज्ड को बेल में रिलीज करने के लिए, तो कितना अरसा होना चाहिए? कोर्ट को कोई इंडिकेशन तो देना होगा ना, अगर इस प्रिंसिपल को, क्योंकि फंडामेंटल राइट है ये सब एक्यूज का कि उसका जो है इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल फेयर हो और एक्सपीडिशियस हो। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो वो नहीं है, ना इन्वेस्टिगेशन फेयर हो और एक्सपीडिशियस हो। जहां स्टेट फेल कर रही है टू एक्सपेडाइट ट्रायल ऑफ एन एक्यूज्ड, वहां कोर्ट को किसका साथ देना चाहिए? स्टेट का, जो फेल हो रहा है। 5 साल तक आदमी का ट्रायल ही शुरू नहीं कर पाया, और जैसे कि मीडिया में आया, उसका कंप्लीट चार्जशीट भी नहीं हुआ है। क्योंकि आजकल एक बड़ा अजीब सिस्टम आ गया है कि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट देते चले जाते हैं। एक बार आपने कोई केस बना लिया और उसके बाद उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद, ये एक अजीब सा सिस्टम डेवलप हो गया है इंडिया में। क्योंकि जिन लोगों को आपने जमानत दी, 5 एक्यूज्ड, उनका जमानत क्या पहले 1 साल पहले नहीं हो सकता था, अगर यही ग्राउंड था? हम्म। क्या 3 साल पहले नहीं हो सकता था उनका? ये तो कोर्ट को देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। आप जो फैसला कर देंगे और आप जो लॉ लेट डाउन कर देंगे, वो सारे कोर्ट पर लागू होगा। तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप हिंदुस्तान को ये बताएं कि कितने दिन तक एक आदमी को रखने से उसका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है फॉर एक्सपीडिशियस ट्रायल। ये तो बोलना होगा सुप्रीम कोर्ट। उस पर सुप्रीम कोर्ट खामोश है। वो इस तरह से फैसला दे रहा है जैसे डिस्ट्रिक्ट जज कर देख सकता है, और आप सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास पावर है, आपके पास लॉ लेट डाउन करने का अपॉर्चुनिटी है। बोलिए सारे लोगों को कि आज के दिन से ये होगा। ये कौन सा नियम हो गया कि 1 साल बाद अप्लाई करें? आप कैसे एक आदमी को रोक सकते हैं एप्लीकेशन करने के लिए? मतलब आप कोर्ट का ये भी पावर हो गया कि हम तुमको सुनेंगे ही नहीं। इट इज हॉरिफाइंग। ए कोर्ट ऑफ लॉ और ए कोर्ट ऑफ अदालत में जस्टिस। जाने का अधिकार नहीं है। हाँ, आप वो राइट उसका कैसे ले सकते हैं? फिर तुमको सुनेंगे, तुम मत आना यहाँ। मतलब मैं कॉमन सेंस ही कह रहा हूं जस्टिस इकबाल, ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपको बिना जुर्म साबित हुए 1 साल की सजा सुना दी गई। बिल्कुल। हम्म। अब आप बोलते हैं, देखिए उसकी, जहां तक मैंने देखा समझा है सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स के जरिए, पुलिस का ये कहना था, दिल्ली पुलिस का, कि 8 तारीख को एक मीटिंग हुई हम्म। जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम वगैरह प्रेजेंट थे। और 8 तारीख को उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी किया कि ट्रंप की विजिट पर वो एक प्रोटेस्ट करेंगे, हम्म। ताकि सारी दुनिया में उसका असर हो, लोगों को पता लग जाए कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब ये केस हुआ है उस टाइम में जो सीए का लॉ बना था, कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ। उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसमें शाहीन बाग भी था। हम्म। 8 तारीख को बोला है, हम्म। जबकि
ट्रम्प के आने का फैसला 14 तारीख जनवरी को हुआ है। हम्म, तो इनको कैसे पता लग गया, जब हम्म, भी हिंदुस्तान को नहीं मालूम था, अमेरिका को भी नहीं मालूम था। अब जब हो गया ये कि ये तो गड़बड़ हो गया है, हम्म, तो उन्होंने जो है, पुलिस ने ये बोला कि नहीं, ये मीटिंग 8 तारीख को नहीं, ये 11 के बाद या 14 तारीख कुछ इस टाइप का किया है। हम्म, उसके बाद जो उनका मेन विटनेस है वो बोलता है कि हमने इन 3 आदमियों को, उमर खालिद वगैरह ये थे, उनको हमने एक बिल्डिंग में जाते हुए देखा। दूसरी जगह वो बोलता है कि नहीं, मैं उनको सुन उस बिल्डिंग में जाके मैंने सुना तो वो ये डिस्कस कर रहे थे इसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। आप सोचिए, आप पहले तो बोल रहे हैं कि मैंने उनको बिल्डिंग में जाते हुए देखा, तब कुछ नहीं, फिर आप बोलते कि नहीं, मैं उनको जैसे वो आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आइए और सुनिए। ये कुछ। उसके बाद दूसरा है कि जहां कपिल मिश्रा ने हम्म, खुलेआम कहा, पुलिस ऑफिसर के मौजूदगी में कहा हम्म, कि आप लोग यहां से उठ जाइए, नहीं तो ट्रम्प के बाद में हम आएंगे हम्म, और फिर जो होगा देखा जाएगा। हम्म, आपको उसका कोई असर नहीं पड़ा। एक लड़का जो है वो, आपने भी देखा होगा, रिवॉल्वर लेके वो भी फायरिंग करने के लिए जा रहा है, पुलिस उसके पीछे खड़ी है, उसके लिए भी नहीं। मतलब कपिल मिश्रा के भी लिए कुछ नहीं, हम्म, बल्कि उसको तो मंत्री बना दिया गया है। हम्म। पहले टिकट, बार तो बार ये पहले टिकट दिया गया, एक बार चुनाव हारा, फिर टिकट दिया गया, दोबारा चुनाव जीता और उसके बाद मंत्री बना दिया। तो मेरिट पर जो कोर्ट बोल रहा है कि काफी पिटिशन है, उसमें जो प्रोविजन है वो ये है कि प्राइमा फेसाई आपका केस जो है वो टेररिस्ट एक्ट माना है, इन्वॉल्वमेंट होगा। तो प्राइमा फेसी का मतलब कोई एब्सर्ट होगा क्या? ये सूरज आज पश्चिम से निकला है, अगर कोई विटनेस बोल दे तो हम मान लेंगे, क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए। हम्म, एक प्रोबेबल होना होगा, जो इम्प्रोबेबल है उसको लॉ मानता ही नहीं है। अगर आप एविडेंस से एक देखेंगे तो उसमें जो है वो प्रोबेबल वर्ड यूज किया है, कहीं भी पॉसिबल वर्ड नहीं हुआ है यूज। और जो है वो प्रूडेंटमेंट का इस स्केल या वेटेज होगा। प्रूडेंट का मतलब है जो इंटेलिजेंट आदमी है। आप किसी बेवकूफ की तरह केस थोड़ी डिसाइड करें। आपका मापदंड जो है एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान आदमी के मुताबिक होना होगा। ये लॉ का रिक्वायरमेंट है। अब हमको ये समझा रहा है सुप्रीम कोर्ट, या बोल रहा है कि इनके अगेंस्ट में मटेरियल है, तो ये जो इनकॉन्ग्रुएंट मटेरियल्स आए उसका आप क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। होता तो जरूर न्यूज़पेपर में आ गया होता अभी तक, कैसा बोला है कोर्ट ने। इसका मतलब जो हाई कोर्ट बोल रहा है आप भी वही बोले चले जा रहे हैं। आपने हिंदुस्तान को ये भी नहीं बताया कि कितने साल तक आदमी रहे तो वो सफिशिएंट होगा बेल ग्रांट करने के लिए, जब आप बोल सके उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं हुआ है। यहाँ आपका स्टेट फेल कर रहा है, स्टेट हैज फेल टू प्रोवाइड expeditious trial to the accused, and you are making the accused suffer for the failure of the state। और आप बोल रहे हैं कि उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, जो प्रोटेक्टेड विटनेस है। एक चीज और है, लॉ में एक चीज होता है डिमीनर। आज जब किसी से बात करते हैं उसके चेहरे से, उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाजा होता है कि ये क्या कर रहा है, क्या बोलना चाहता है, सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। डिमीनर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए बोला जाता है ट्रायल कोर्ट ने देखा है विटनेस को, वो कैसा बिहेव कर रहा है उसको देखा है, इसलिए उसकी बात का वेटेज है। तो आप जब किसी को अंधेरे में रख देंगे तो क्या होगा? इंग्लैंड वगैरह जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है उसके अंदर भी जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस होते हैं, प्रोटेक्टेड छोड़ दीजिए, इवन केस ऑफ रेप और गैंग रेप, जो विटनेस होता है उसको कोर्ट में एक्सपोज नहीं किया जाता है,
क्योंकि वो उसके लिए एम्बैरेसिंग होगा। टीवी है, उस टीवी पे वो विटनेस नजर आता है, चाहे वो सपोजिंग जैसे कि उन्नाव वाला केस था रेप का, उसमें वो लड़की नजर आएगी और आप उसको देख सकते हैं। जज कंट्रोल करता है। देयर इज टीवी इन फ्रंट ऑफ द जज ऑल्सो, देयर इज अ टीवी बिफोर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो एसेंशियल्स हैं उनके सामने वो उसको डिमीनर नोट किया जाता है। और आप कौन सी विटनेस की बात कर रहे हैं कि वो नहीं देखेगा? अरे नहीं देखे तो वो तो क्रॉस एग्जामिन क्या करेगा? और जज अगर नहीं देखे तो क्या समझेगा? ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? उसके डिमीनर कोई चीज होता है, उसका मुझे हिंदी नहीं मालूम, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन वो डिमीनर एक क्रिमिनल ट्रायल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आप बोलते हैं प्रोटेक्टेड विटनेस से वो नहीं देखेगा, उसके आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। डिमीनर को हम यहाँ चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज के तौर पर समझ सकते हैं मतलब। जी, बिल्कुल समझ सकते हैं। हम्म, जैसे कि अनुराग ठाकुर का बोला किसी ने कि क्योंकि वो हंस हंस के बोल रहा था, हम्म, इसलिए वो डिसरप्टिव एक्ट नहीं माना जाएगा। हम्म, तो मतलब हंस हंस के बोल रहा है तो नहीं होगा, गोली मारो सालों को। हम्म, तो वो जो हंस के बोल रहा था वो भी तो देखा गया होगा ना। हम्म। तो इसी तरह एक विटनेस का भी डिमीनर नोट करना पड़ता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट साइलेंट है कि कैसे हो। इसको लॉ डाउन, एक लॉ ले डाउन करने का अपॉर्चुनिटी था जो हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने मिस किया। अभी आपने एक अब हमें अभी आपने एक दिलचस्प टिप्पणी की कि जो गवाह है उसने देखा कि वो शर्जील इमाम और ये लोग जो हैं वो एक बिल्डिंग में जा रहे हैं? और फिर जब वो वहां पहुंचा तो वो वहां पे कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र की, अपनी साजिश की चर्चा कर रहे हैं? नहीं, उस टाइम में नहीं। एक हाँ, जगह उसने बोला कि मैंने इनको जाते हुए देखा बस। हाँ, दूसरी बार वो बोल रहा है कि मैं अंदर गया अंदर गया और जी। तब मैंने इनको कॉन्स्पिरेसी करते हुए सुना। मुझे याद आ रही है अपनी ज़िंदगी की एक घटना जो मैं आपके सामने रखूँ। मैं तो बहुत छोटा था, दाढ़ी-मूछ भी नहीं निकली थी, लेकिन इमरजेंसी लगी 1975 में। तो मेरे पिताजी को भी गिरफ्तार किया गया और मुझे भी गिरफ्तार किया गया। तो मेरे खिलाफ जो मुझे डीआईआर के अंदर, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट रूल के तहत गिरफ्तार किया गया, मेरे पिताजी को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। वो जयप्रकाश नारायण आंदोलन के वहाँ पर संचालक जी, थे पूरे इलाके में। जी, तो पुलिस ने मेरे खिलाफ मामला बनाया। वो मामला क्या था? वो मामला ये था कि जब एक कोई पुलिस का अफ़सर और कुछ कांस्टेबल जा रहे थे, हैं? तो उन्होंने देखा कि फलाने तिराहे के ऊपर मैं खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ लोगों को और उन्हें सरकार के खिलाफ राजद्रोह करने के लिए उकसा रहा हूँ मतलब। और जी, ये सुन के फिर वो गए और उन्होंने मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की मत जो है, और इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया। जी। तो मुझे मतलब याद आ गया कि ये एक लोगों के खिलाफ मामला बनाने के लिए पुलिस के पास ये एक बना-बनाया हथकंडा है, जो 1975 से चला आ रहा है। 1975 में मेरे खिलाफ हथकंडा इस्तेमाल किया गया था और अभी ये सीएए के वक़्त में इन लोगों के खिलाफ हथकंडा इस्तेमाल किया गया, मतलब मामला बनाने के लिए, टू कुक अप द केस। हाँ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है अपार्ट फ्रॉम एक्सपेडिशियस ट्रायल, हुँ, वो ये है कि कितना गंभीर मटेरियल होना होगा जिसके लिए आपको, क्योंकि देखिए एक एक्ट बना है, जिन्होंने बनाया वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। हुँ, एमपी का मतलब है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने एक एक्ट बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं उसके खिलाफ एजिटेट करूं। हुँ, तो सीए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना इटसेल्फ इज अ क्राइम? हुँ, ऑब्वियसली नॉट, हो ही नहीं सकता। आपका राइट है टू डिमॉन्स्ट्रेट। अब जिस उमर खालिद की स्पीच को पुलिस यूज कर रहा है, उसकी एक पोर्शन को कर रहा है, उसके पहले पोर्शन को कर ही नहीं रहा है, जिसमें उसने बोल दिया कि हमको गांधी की तरह, जैसे गांधी ने एजिटेशन चलाया था, हमें भी उसी तरह से मूवमेंट चलाना होगा। अगर वो नफरत से काम करेंगे तो हम उसका जवाब नफरत से नहीं, प्यार से देंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से अपने आप बचाएंगे।
कहाँ बोल रहा है वो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानूंगा, लोगों को बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को मत मानो। वो तो ये बोल रहा है कि ये एक्ट सही है गलत। अगर ये एक्ट सिटीजन नहीं बोल सकता उस एक्ट के खिलाफ, तो कोर्ट कैसे एग्जामिन करके बोल देगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये बोलना चाहता है कि किसी कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के सिटीजन्स को आवाज रेज करने का राइट ही नहीं है? अगर उनका राइट नहीं है तो आपका राइट कहाँ से आया एग्जामिन करने का कि भाई ये सही कानून है कि गलत कानून? क्योंकि जब आप एग्जामिन कर रहे हैं तो उसका जवाब यस पे भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। अगर आपको बोलना पड़े कि नहीं, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड, तो कोर्ट क्या डिसरप्टिव एक्टिविटी कर रहा है? मतलब बड़ी अजीब सी बात है। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए और मानव अधिकार के लिए, एक्यूज के राइट्स के लिए, ये बड़ा ही वीक जजमेंट है जो लोगों को बहुत परेशान करेगा आने वाले दिनों में। पता नहीं कोर्ट ने जानबूझ के ऐसा फैसला दिया है कि परेशान हो, या उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे फैसले का क्या असर पड़ेगा। ये बड़ा जरूरी है दुबे साहब कि अगर आपके पास पावर दिया गया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप पहचाने। आप एक सिर्फ बेल ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, आप हिंदुस्तान का कानून लिख रहे हैं। सिर्फ 150 पेज लिख देने से एक जजमेंट अच्छा नहीं हो जाता। एक जजमेंट उसकी क्वालिटी की वजह से अच्छा होता है। तो जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं और कमियां हैं, उसको हम कैसे बहुत अच्छा ऑर्डर बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, जैसे एक सवाल मेरे दिमाग में है कि अ, उमर खालिद और शर्जील इमाम का ने जो किया, उसको बाकी इस मामले में जो दूसरे अभियुक्त थे, दूसरे जो मुल्ज़िम थे, उनके मुकाबले माना गया कि उनका जो अ, आतंकवादी गतिविधि थी, उसमें उनकी केंद्रीय भूमिका थी। इसलिए उनकी कोर्ट ज़मानत ने पर शायद अलग तरीके से गौर किया फॉर्मेटिव जाएगा। बोला है। जी? जी बोलिए। उनकी उनकी भूमिका पे अलग तरीके से गौर किया जाएगा और बाकी लोगों की भूमिका पे अलग तरीके से गौर किया जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस आधार पे तो पहले भी गौर किया जा सकता था। ज़रूरी है बाकी जो लोग थे, उनको भी 5 साल तक जेल में रखा जाता। तो ये जो कोर्ट ने अलग-अलग तरीके से गौर किया, इसके पीछे क्या कारण था? कोर्ट को अधिकार है इस तरह गौर करने का, ये बात सही है। लेकिन उसका रीज़न क्या था? कारण क्या था उसका? नहीं, कोर्ट का ये है, वो तो सही है कारण कि सबका इंडिविजुअल एग्जामिन करना होगा। जैसे मैंने बोला, कोर्ट ने बोला है, शायद अगर मेरे से गलती नहीं हो रही है, कि इनका फॉर्मेटिव रोल था। हुँ, हुँ, मतलब कॉन्स्पिरेसी करने में इन्हीं का फॉर्मेटिव रोल था। हुँ, तो बाकी लोग जो है, कोर्ट ये बोलना चाहता है कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में बाद में ज्वाइन किया, जब इन्होंने कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी कर, क्योंकि एक से ज्यादा आदमी तो चाहिए कॉन्स्पिरेसी के, हुँ। दो या दो से ज्यादा आदमी। तो इन दोनों ने कॉन्स्पिरेसी किया और बाकी लोगों ने ज्वाइन किया। इज इट द केस ऑफ द स्टेट? ऑब्वियसली नॉट, इट्स नॉट देयर केस। They are saying all of them were involved in the conspiracy. Then how can you segregate Sharjil Imam and Umar Khalid from there? अगर आप ये बोलते हैं कि उन्होंने उमर खालिद ने स्पीच दिया, तो लॉ यही है कि किसी स्पीच का आप एक टुकड़ा उठा के नहीं पढ़ सकते, आप उसका पूरा स्पीच पढ़ना होगा। या समझ लीजिए जैसे किसी ने कन्फेशन किया, जिसको हम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कबूल करना। जी हाँ, कबूल करते हैं आप अपने ऑफेंस को, अगर कबूल करते हैं आपने, स्वीकारोक्ति जिसको बोलते हैं, अगर ये किया है तो पूरा स्वीकारोक्ति पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसका एक सेंटेंस उठा के पढ़ लें और बोले अच्छा, कि तुमने स्वीकार किया है। मैंने ये भी सुना है, मैं बहुत गारंटी से नहीं कह सकता इस बात को। मैंने ये भी सुना है कि जो उमर खालिद के और शर्जील इमाम के वकील हैं, उन्होंने माँग की कोर्ट से कि भई उस भाषण की, जिसका उमर खालिद के भाषण का ज़िक्र किया जा रहा है, उसकी आप सीडी दे दीजिए पूरी। लेकिन उसकी सीडी उनको नहीं दी गई।
नहीं दी गई है। क्योंकि अगर पूरा भाषण होता ऐसा तो उससे स्पष्ट हो जाता कि वो लोगों को भड़का रहे हैं, सरकार के खिलाफ भड़का हाँ, रहे हैं या एक गांधीवादी आंदोलन चलाने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि उसका फर्स्ट पार्ट तो उससे बहुत क्लियर कर दिया है कि हम गांधीवादी आंदोलन चला रहे हैं, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। फिर आप बोलते हैं कि वो हिंसा करने के लिए क्या है, उसके लिए आप उसका सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ला रहे हैं और पहले वाला दबा दे रहे हैं, और कोर्ट बोल भी नहीं रहा है। ये कैसे हो सकता? मैं एक्यूज हूँ, मेरे खिलाफ क्या मटेरियल मुझे नहीं मालूम होना चाहिए? ये थोड़ी अजीब सी बात है। तो इसका क्या असर पड़ेगा? जो भारत में राजनीतिक आंदोलन है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत खराब असर जनप्रतिनिधियों पड़ेगा। ने जनप्रतिनिधियों ने संसद में एक कानून बनाया, लोगों को उस कानून की आलोचना करने का अधिकार है और उसके खिलाफ आंदोलन करने का भी अधिकार है। ये संविधान ने हमें दिया है। तो ये तो पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह पचासों बार आंदोलन हो चुके हैं। मैंने भी इस तरह के आंदोलनों में भाग लिया है। और धारा 44 तो देश में हर आंदोलनकारी विपक्ष का हर नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाने कितने बार तोड़ी होगी। धारा 44 तोड़ी जाती है, नियमित रूप से तोड़ी जाती है और उसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, फिर छोड़ा भी जाता है। तो ये लोकतांत्रिक राजनीति करने के तौर तरीके हैं, जो आज़ादी के बाद से ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये होगा कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ने और उसकी आलोचना करने या उसके खिलाफ आंदोलन करने पर पुलिस इस तरह का मामला भी बना सकती है, जिसको देख के जी। इमरजेंसी की याद आती है। इस तरह का अगर मामला पुलिस बनाएगी और फिर उसको उस तरीके से अदालत उसको उसका इस प्रकार से मतलब निकालेगी, तो ये तो फिर लोकतंत्र में विरोध करने के अधिकार का पूरी तरह से क्षय हो जाएगा। नहीं, देखिए, कोर्ट जो है वो एक्यूज का दुश्मन तो नहीं हो सकता ना, कि हुँ, मैं भी वैसे सोचने लगूं जैसे पुलिस सोच रही है, हुँ, और मैं भी वही करने लगूं जो पुलिस कर रही है। हुँ, एक जज को जो है ये देखना होगा कि पुलिस का राइट क्या है, पुलिस के पावर्स क्या है, और एक्यूज का राइट क्या है। दोनों हुँ। को बैलेंस करना होगा। इस तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया, उससे ये बैलेंस होता है? मुझे तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये बैलेंस किया कि दिस इज पुलिस का पावर है और ये एक्यूज का राइट है, हम अब दोनों को मिला के चलना पीएमएलए है। के तहत पीएमएलए के तहत जब अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की और इन सब लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और उनकी जमानतों पर सुनवाइयां हुई, तो उसमें कोर्ट ने एक बार इसको फिर से स्थापित किया था कि जमानत पाना अधिकार है और जमानत का रिजेक्शन जो है वो एक अपवाद है। मतलब जमानत पाना नियम है और वो एक अपवाद है, ये स्थापित किया था। तो इस नियम को इस मामले में क्यों नहीं स्वीकार किया गया? वो इसलिए कि ये एक स्पेशल एक्ट है, जैसे मैंने बोला। हम्म। तो स्पेशल एक्ट में जो प्रोविजंस है पीएमएलए भी तो एक बेल के, स्पेशल एक्ट है। हाँ है, हाँ। लेकिन इसमें जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है प्रोविजंस, हम्म, जिसमें प्राइमा फेसिया केस होने में कोर्ट के ऊपर में बार है कि आप नहीं रिलीज कर सकते ऑन बेल। जब तक वो कानून रहता है, ये बात तो कोर्ट को एक्सेप्ट करना होगा। कोर्ट कैन नॉट रिलीज अ मैन इफ देयर इज अ प्राइमा फेसिया केस अगेंस्ट हिम। अच्छा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसका क्या होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है कि तुम्हारा ट्रायल एक्सपीडिशियस होगा। हम्म, आप एक कंपोनेंट को मारेंगे जो हम्म, स्टैट्यूट ने इम्पोज किया है, हम्म, बार, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को आप इग्नोर करेंगे जिसमें उसका राइट है फॉर एक्सपीडियस ट्रायल। तभी तो बैलेंस बनेगा ना। हम्म, एक तरफ तो आपको कानून बोल रहा है कि आप जमानत पे उसको नहीं छोड़ सकते। कब तक? हम्म, अगर ये 20 साल चलेगा केस तो 20 साल तक उसकी जमानत नहीं होगी, हम्म, क्योंकि जितने विटनेसेस हैं ये तो 10-15 साल वैसे ही चल सकता है। हम्म, तो मतलब 10-15 साल तक उसकी जमानत नहीं होगी, और उसके बाद जब मालूम होगा कि इसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं है, तो हम्म, आप कोई एक्शन भी नहीं लेंगे पुलिस के अगेंस्ट। हम्म। ये बहुत ही अच्छा, हर
कठिन केस जो है दुबे साहब, ये कोर्ट के लिए एक चैलेंज देता है कि हमारे पास में ये कठिन केस आया है, इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, हम क्या डिसाइड करते हैं, क्या हम बैलेंस कर सकेंगे between the power of the police to investigate and the right of the accused for an expeditious trial. यहाँ एक जो फेल कर रहा है वो तो स्टेट फेल कर रहा है, सजा आप एक्यूज को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी। आपने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की व्याख्या की वो वास्तव में हम लोगों के सामने कई तरह के सवाल खड़े करता है। आपने बताया कि जज को दो बातों के बीच में संतुलन करना था। जो संविधान पीठ, जो पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको दो बातों के बीच में अगर किसी अभियुक्त के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता हुआ दिखता है, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ दिखता है, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन साथ में उसके इस अधिकार की रक्षा करना भी जरूरी थी कि उसको एक मुकदमे में देरदार नहीं होनी चाहिए, उसको फटाफट न्याय मिलना चाहिए, उसमें देरदार नहीं होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा समय तक, वो 5 साल तक पहले से ही जेल में रह चुके थे। अदालत ने ये भी नहीं तय किया कि कितने दिनों तक जेल में रहना जरूरी है, कितने दिनों तक जेल में रहा जाएगा, तब ये तय हो पाएगा कि वो जेल में पर्याप्त रूप से रह चुका है, अब उसको जमानत मिलनी चाहिए। और अगर राज्य यानी पुलिस जांच पड़ताल नहीं कर पा रही है तो उसकी इस नाकामी की सजा अभियुक्त को क्यों दी जानी चाहिए। मुख्य तौर पर मेरी समझ में ये आया है कि जो आपने समीक्षा की, यहाँ पर अदालत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और एक मिसाल रखनी चाहिए थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो दूसरी अदालतों, निचली अदालतों के लिए भी एक नजीर बनता है और उसके हिसाब से निचली अदालतें भी सोचती हैं और फैसला करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस इकबाल। इसी तरह के कुछ पेचीदा मसलों के ऊपर हमें जब जरूरत होगी तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप नई परख के दर्शकों को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।